दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एग्जाम जोन पे। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे शिक्षा शास्त्र, सीडीपी का एक पार्ट होता है बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे शिक्षा शास्त्र। आज हम लोग देखेंगे शिक्षा शास्त्र की श्रेणी में अगला टॉपिक जो कि है शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन 2009। चलिए हम लोग इसमें देखेंगे कि इसके क्या प्रावधान है, इसको किस तरीके से लागू किया गया, कब लागू किया गया, कैसे हुआ, पूरी जानकारी हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सन 2002 में हमारी संसद में 86वां संविधान संशोधन किया गया। वैसे तो हमारी संविधान में कई प्रकार के संशोधन किए गए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो विशेष प्रकार का संशोधन किया गया वो सन 2002 में 86वां नंबर का संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को कक्षा 1 से लेकर 8 तक की, आप सभी को पता है कि प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से लेकर 8 तक की होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं होती। वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा जो है वो प्रारंभिक शिक्षा है, तथा इसमें आयु सीमा जो तय की गई है वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के लिए तय की गई है। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक की बच्चों की आयु सीमा जो सेट की गई है वो साधारण और नॉर्मल बच्चों के लिए की गई है। विकलांग बच्चों के लिए आयु सीमा कुछ और है। चलिए देखते हैं विकलांग बच्चों के केस में। विकलांग बच्चों के केस में इसे 6 से लेकर 18 वर्ष तक के लिए किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो RTE एक्ट के द्वारा जो मुफ्त शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा रखी गई है साधारण बच्चों के केस में, वो रखी गई है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, तथा विकलांग बच्चों के केस में इसी को 4 वर्ष और आगे बढ़ा दिया गया है तथा इसको 6 से लेकर 18 वर्ष तक के लिए कर दिया गया है। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि ये संविधान में है तो लेकिन कहाँ पर है, तो संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 21(1) में रखा गया है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 21(a) कैपिटल A में रखा गया है, स्मॉल a में नहीं है। ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके कुछ प्रावधान देखेंगे कि ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित होकर हमारे सामने आया प्रारंभिक शिक्षा के लिए, इसके लिए शिक्षा के क्या प्रावधान है। इसके लिए शिक्षा के प्रावधान है कि सबसे पहले तो ये सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे देश में आया, हमारे संविधान में जुड़ गया, जिसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को कक्षा 1 से लेकर 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा और 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का इसको मूल अधिकार बना दिया गया। साथ ही साथ राष्ट्रपति भारत की संसद ने इसको 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की संसद ने इसको कब पारित किया, तो 4 अगस्त 2009 को पारित किया तथा राष्ट्रपति जी ने इस पर 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए तथा इसको पूरे देश के स्कूलों में 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया। तो दोस्तों इतनी चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। अब भाई शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो गया। अब इसके लागू होने का मतलब क्या है? लागू होने का मतलब क्या है कि जो अधिकार अधिनियम लागू हो गया, इसके साथ ही बच्चे सरकारी स्कूलों में अच्छे से पढ़ सकें। और इस सरकारी नियमों के लागू होने का मतलब ही है कि यही होता है कि कुछ उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसी को देखते हुए कुछ फीस का घटी बढ़ा करके लगा दिया जाता है। लागू होने के 3 साल के अंदर कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त नहीं हो सकते। इस संविधान संशोधन में जो RTE एक्ट 2009 पारित किया गया, इसमें सबसे मुख्य बात यह कही गई है कि जब ये नियम लागू हो जाएगा तो इसके लागू होने के बाद 3 साल के अंदर यानी सन 2010 को या 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, तो आने वाले सन 2013 में कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त न हो तथा लागू होने के 5 साल के बाद कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक काम नहीं कर सकता। यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है अप्रशिक्षित शिक्षक काम नहीं कर सकता, यानी कि DLED BTC अथवा BEd के अलावा जो हाई स्कूल पास, इंटर पास, BA पास, BSc पास जो लड़के लड़कियाँ लग जाते हैं, मान लीजिए शिक्षक लग जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो अप्रशिक्षित नहीं होते। वो पढ़े लिखे तो जरूरी होते हैं, लेकिन प्रशिक्षण के लिए उनको BEd या BTC की ट्रेनिंग चाहिए होती है, तो वो इस चीज़ के लिए नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बात सीधी सीधी कही गई है कि लागू होने के 5 वर्ष के बाद कोई भी स्कूल में कोई भी गैर अप्रशिक्षित शिक्षक कार्य नहीं कर सकता।
इसके अगले पॉइंट में कहा गया है 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा स्कूल के बाहर ना रहे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों को शिक्षा दिलाने के अधिकार के बारे में बात करता है और यह भी कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे एक भी बच्चे स्कूल के बाहर नहीं होना चाहिए। और यहीं आपको बता दें कि अगर जब विकलांग बच्चों के केस में बात करेगा तो 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे स्कूल के बाहर नहीं होने चाहिए। विकलांग बच्चों के केस में 6 से लेकर 18 वर्ष और साधारण बच्चों के केस में 6 से लेकर 14 वर्ष। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अगला पॉइंट है 8वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को पास किया जाएगा। 8वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को पास किया जाएगा, अर्थात उसमें शून्य अवरोधक नीति को अपनाया जाएगा। मतलब कि जो बच्चे बार बार फेल हो जाते हैं, बच्चों को फेल करके उनका मनोबल डाउन नहीं करना है। बच्चों को किसी भी हालत में थोड़ा भी उनको ग्रेस वगैरह देकर पास करना है ताकि उनका मनोबल बना रहे और वो अपनी आगे पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सकें। ठीक है, बच्चों को फेल ना करने की नीति को शून्य अवरोधक नीति कहते हैं। यह देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया, बच्चों को फेल ना करने की नीति को शून्य अवरोधक नीति भी कहते हैं। यानी कि बच्चा जो है कक्षा 1 से लेकर 8 तक, चाहे वो कम पढ़े या ज़्यादा पढ़े, हाई रहे लो रहे, कैसा भी रहे, उसको हर हाल में पास करते जाना है। क्लास 1 से लेकर 8 तक उसको पास करते जाना है। प्रत्येक अध्यापक प्रति माह 45 घंटे काम करे, स्कूल में 7.5 घंटा रहे। अध्यापक के क्षेत्र में भी ये बात करता है। अभी तक तो सारी बच्चों को लेकर बात हो रही थी, अब ये RT एक्ट 2009 ने ये भी बताया कि प्रत्येक अध्यापक प्रति सप्ताह 45 घंटे एवं प्रतिदिन स्कूल में 7.5 घंटे काम करेगा। इसके अलावा शिक्षक को केवल 3 गैर शैक्षिक कामों में लगाया जा सकता है। पढ़ाई लिखाई काम करने के अलावा शिक्षक को केवल 3 गैर शैक्षिक कामों में लगाया जा सकता है। वो है, पहली है जनगणना, आपदा प्रबंध एवं चुनाव। ये चीज़ आपको याद रखनी है। RTE एक्ट 2009 में इस बात का प्रावधान किया गया था कि पढ़ाने के अलावा शिक्षक को 3 और गैर शैक्षिक कामों में लगाया जाएगा। लेकिन जो अब NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2021 आ गई है, लेकिन अभी लागू नहीं हुई है, जिस समय ये लागू हो जाएगी NEP जिस समय लागू हो जाएगी, तो ये जो गैर शैक्षिक काम है, जनगणना, आपदा प्रबंधन एवं चुनाव, इन कामों से भी शिक्षक को हटा दिया जाएगा। फिर शिक्षक का काम मात्र बच्चों को शिक्षा देना ही होगा। हर विद्यालय में अध्यापकों के 90% पद हमेशा भरे रहेंगे। RTE एक्ट 2009 इस बात पर विशेष ध्यान देता है कि हर विद्यालय में बच्चों के और अध्यापकों के 90% शिक्षक भरे रहेंगे। इसीलिए अभी 71,000 लगभग शिक्षकों की कमी है। तो शिक्षक भर्ती तो निकलनी चाहिए कि नहीं? आप लोग की क्या राय है? कमेंट में आप जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए। प्राथमिक स्तर में 30 बच्चों पर 1, प्राथमिक स्तर पर 30 बच्चों पर 1 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35 बच्चों पर 1 अध्यापक अवश्य होना चाहिए। ये होती है टीचर स्टूडेंट का रेशियो। प्राथमिक स्तर में 30 बच्चों पर 1 एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 35 बच्चों पर 1 अध्यापक होना चाहिए। अगर इसके विपरीत आप स्कूल में कहीं देखें कि बहुत सारे बच्चे हैं, 60-65 बच्चे हैं और क्लास में अध्यापक मात्र 1 ही है, तो समझ जाइए कि ये RTE एक्ट 2009 का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है, बच्चों के व्यक्तित्व की शैक्षिक पक्ष और सशैक्षिक पक्ष दोनों पक्षों का विकास करना है ताकि बच्चों का व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शैक्षिक पक्ष और सशैक्षिक पक्ष क्या होते हैं। शैक्षिक पक्ष वो होते हैं जो बच्चों को शिक्षा के पाठ्यक्रम, उनके जो करिकुलम पाठ्यक्रम से संबंधित जो उनको कक्षा की 4 दीवारी के अंदर कराए जाते हैं, जैसे कि होमवर्क देना, बच्चों को डेस्क पे खड़ा कराकर सुनना, पढ़ाना लिखाना, बोर्ड वगैरह कॉपी पे लिखना, ये सब काम जो भी है शैक्षिक पक्ष के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो भी काम सशैक्षिक पक्ष के हैं, जैसे कि प्लेग्राउंड में जाके कृषि कार्य करवाना और पेड़ पौधे लगवाना, वृक्षारोपण कराना, फुटबॉल खिलाना, गेंद बैट खिलाना, मतलब प्ले से रिलेटेड जितने भी काम हैं सब।
ये सभी प्रकार के काम जब कराए जाएंगे, जब ये सभी प्रकार के काम कराए जाएंगे तो व्यक्ति के शैक्षिक एवं शैक्षिक दोनों पक्ष का विकास होगा। इन दोनों पक्षों के विकास के साथ साथ व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा, अर्थात एक बालक अंदर से निखरेगा, पूरी तरह से निखरेगा अच्छे से। आरटीई एक्ट 2009 ने एक स्कूल प्रबंधन समिति का भी निर्माण किया, जिसमें कहा कि 3/4 अभिभावक यानी कि अभिभावकों में 1/2 यानी कि आधी संख्या माताओं की होगी और 2 अध्यापक तथा प्रधानाचार्य और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा नामित व्यक्ति। इतनी चीज़ स्कूल प्रबंधन समिति में लाई जाएगी। शिकायत। अब कोई भी व्यक्ति या कोई भी अध्यापक, प्रधानाचार्य या स्कूल प्रबंधन समिति के लोग अगर इस आरटीई एक्ट 2009 का पालन नहीं कर रहे हैं, अगर इस आरटीई एक्ट 2009 का पालन नहीं कर रहे हैं तो एक शिकायत कमेटी भी बनी है जिसमें शिकायत की जा सकती है। वो शिकायत कमेटी का नाम है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, NCPCR, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। प्राइवेट स्कूल में भी 25% गरीब अभिभावकों को बच्चों को शामिल करना, दाखिल देना। आरटीई एक्ट 2009 में एक मुख्य बात यह भी कही गई है कि प्राइवेट स्कूल होते हैं, वैसे तो अभी तक जो आप पढ़ रहे थे फ्री की पढ़ाई ये सब सरकारी को स्कूल में होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में भी इसका प्रावधान किया गया है। लेकिन क्या प्राइवेट स्कूल में इसका प्रावधान किया गया है? प्रत्येक प्राइवेट स्कूल में भी 25% गरीब अभिभावकों के बच्चों को भी शामिल करना होगा। ठीक है, शामिल करने के बाद इन बच्चों से कोई फीस नहीं लेनी होगी। इन बच्चों से कोई फीस नहीं लेनी होगी। यदि इन बच्चों से फीस ली तो पहली बार में 25,000 का दंड और अगली बार भी किसी EVS यानी कि इकोनॉमिकल वीक स्टूडेंट से ली तो 50,000 का दंड देना होगा। इसके अलावा कैपिटेशन फीस लेने पर इसका दंड 10 गुना ज़्यादा लगाया जाएगा। इसीलिए हमको भी अगर आप जब कभी टीचर बन रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी, वैसे खाली अमीर ही नहीं, अगर आप सरकारी स्कूल में टीचर बन रहे हैं, गरीब हो या अमीर, जो आरटीई एक्ट या सरकार के जो प्रावधान है मुफ्त शिक्षा देना, तो उसके लिए हमको मुफ्त शिक्षा ही देनी चाहिए। अपने आप से ज़बरदस्ती नियम और कानून नहीं लगाने चाहिए। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।